हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम्स को लेके, और हमने देखे थे कि कौन से चार मेन टाइप्स के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग एग्जाम्स में। हमने देखा था, पहला था आइडेंटिफाइंग द अजम्पशन, दूसरा था ड्राइंग ए कंक्लूजन, तीसरा था स्ट्रेंथनिंग ए कंक्लूजन और चौथा था वीकनिंग ए कंक्लूजन। आज के इस वीडियो में हम आइडेंटिफाइंग दी एजम्पशंस टाइप को और डिटेल में देखने वाले हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानें और उनको कैसे सॉल्व करें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाइंग दी एजम्पशन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। तो याद करिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें क्वेश्चन स्टेम को पढ़ना होता है। क्वेश्चन स्टेम क्या होता है कि अगर आपके पास ये आर्गुमेंट लिखा होगा या पैराग्राफ दिया होगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसको हम क्वेश्चन स्टेम कहते हैं, और उसके नीचे ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे A, B, C, D, E, राइट। तो ये जो क्वेश्चन स्टेम होता है, इसमें अगर आपके कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे फाइंड द अजम्पशन, तब आप समझ सकते हैं कि ये आइडेंटिफाइंग द अजम्पशन टाइप का है। या हो सकता है कि द ऑथर्स एज्यूम, ठीक है, या व्हाट इज द अजम्पशन दैट द ऑथर इज मेकिंग हियर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपको हिंट देंगे कि ये इस टाइप के पर्टिकुलरली क्वेश्चन है। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? फाइंड द लॉजिकल गैप, फाइंड द लॉजिकल गैप, ठीक। और क्या हो सकते हैं? व्हाट्स द फ्लॉ इन दिस आर्गुमेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है कि द कंक्लूजन वर ट्रू इफ, द कंक्लूजन ड्रॉन वर ट्रू इफ, इस टाइप से। और भी कई तरीके हो सकते हैं जिनसे ऑथर इस टाइप के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को मीन करता है कि ये आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन टाइप है। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमें उतने इजीली पता लग जाएगा कि ये इस टाइप के पैटर्न में आता है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं कि आइडेंटिफाइंग द एजम्पशन टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये आर्गुमेंट दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप जब कभी हम कोई आर्गुमेंट पढ़ते हैं तो वो होना चाहिए कि हम इसका अपना एक शॉर्ट नोट बना लें, ताकि हमें बार बार इस पैसेज को वापस न पढ़ना पड़े। तो चलिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। लास्ट ईयर देयर वॉज अ बर्गलरी इन माई होम एंड ऑल प्रीशियस आइटम्स वर स्टोलन। मतलब पिछले साल मेरे घर में चोरी हुई थी और सारे कीमती सामान चुरा लिए गए थे, इसलिए मेरा घर इस साल सेफ है। Therefore, my home is safe this year. तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, लास्ट ईयर home was broken and precious items stolen, therefore home is safe this year। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक लॉजिकल गैप दिखेगा कि पिछले साल मेरे घर में चोरी हुई, इसलिए मेरा घर इस साल सेफ है। पर क्यों सेफ है? पिछले साल क्यों नहीं था, इसी साल क्यों सेफ है? मतलब कुछ तो ऐसा है जो ऑथर एज्यूम कर रहा है, जिसको अगर हम इसमें फिट कर दें तो ये पूरा सेंस बनाएगा, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हम अपनी ओर से ट्राई करते हैं। देखिए, पिछले साल मेरे घर में चोरी हुई, सारे कीमती सामान चुरा लिए गए, इसलिए मेरा घर इस साल सेफ है। तो ऐसा हो सकता है कि इस साल मैंने कोई प्रीशियस सामान नहीं खरीदे। मतलब चोरी तो प्रीशियस सामान की हुई थी, तो अगर इस साल मैंने प्रीशियस सामान खरीदे, मान लीजिए खरीदे भी लेकिन घर में नहीं रखे, तो चोरी नहीं होगी, क्योंकि वही तो चोर चुरा के ले गए हैं। तो एक तो ये अजम्पशन हो सकता है कि ऑथर मान के चल रहा हो
कि नो प्रीशियस आइटम्स केप्ट इन द होम दिस ईयर। मतलब कि इस साल अगर कोई कीमती सामान रखे ही नहीं गए हैं घर में तो चोरी नहीं होगी, तब ये सेंस बनाता है। लास्ट ईयर हमारे घर में चोरी हुई, शायद कीमती सामान चुरा लिए गए, और इस साल हमने घर में कोई भी कीमती सामान नहीं रखा, इसलिए हमारा घर सेफ है। सेंस बना रहा है। तो इसको अगर मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो एक तरीका ये भी है कि P1 अगर ये हमारा प्रेमाइस है और ये हमारा कंक्लूजन है, P1 प्लस समथिंग लीड्स टू कंक्लूजन। यहाँ ये जो गैप है यही हमारा एजम्पशन होता है, और इन्हीं एजम्पशंस में से एक एजम्पशन हमारा ये हो सकता है कि हमारे घर में इस साल कुछ कीमती रखा ही नहीं गया जिसकी वजह से चोरी हो। और क्या एजम्पशन हो सकते हैं, चलिए सोचते हैं। मान लीजिए हमारे घर में लास्ट टाइम कीमती सामान रखे थे, लेकिन कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, न सीसीटीवी था, न कोई सिक्योरिटी गार्ड था। तो ऐसा हो सकता है कि इस साल हमने सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया हो या सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए हों ताकि हम अपने घर की रखवाली कर सकें, तो भी हमारा घर सेफ हो सकता है, राइट। तो एक तो ये भी असम्पशन है कि इस साल सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया हो। ठीक है, लास्ट टाइम नहीं रहा हो, इस साल इंस्टॉल कर दिया हो, तभी ऐसा हो सकता है कि हमारा होम सेफ हो। और क्या हो सकता है असम्पशन, सोचिए। ऐसा भी हो सकता है कि थीव्स लोगों का कोई उसूल हो, कोई प्रिंसिपल हो कि हम एक ही घर में दोबारा चोरी नहीं करेंगे, तो भी ऐसा हो सकता है कि एक बार चोरी होगी, अगली बार नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक ऑथर का असम्पशन हो सकता है कि thieves don't steal from same house again। और क्या assumption हो सकते हैं? एक assumption ये भी हो सकता है कि जो thieves हैं, जो जिस एरिया में मेरा घर था, उस एरिया के जो thieves थे वो पकड़ लिए गए हैं और उनको जेल में डाल दिया गया हो, और कोई उनके अलावा thieves हो ही ना, तो भी मेरा घर सेफ हो सकता है। तो एक assumption ये भी हो सकती है, उसको भी लिख लेते हैं। इसके अलावा भी कई सारे assumption हो सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए मेरे हिसाब से ये 4 assumptions इनफ हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 assumptions हम लेके चल रहे हैं और इनको प्रेमाइस के साथ रखते हैं, तो हम उस प्रेमाइस से उस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमने देखा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हमारा assumption एक लॉजिकल ब्रिज है प्रेमाइस से कंक्लूजन के बीच में। तो इससे आपको लास्ट टाइम का एक डायग्राम याद आ रहा होगा, राइट। हाँ, डायग्राम वो ऐसे था कि हमने ये बताया था कि ये पिलर्स होते हैं, ये पिलर्स assumption पे रेस्ट करते हैं, ठीक है, और पिलर्स प्रेमाइसेस होते हैं, assumption हमारा बेस होता है और कंक्लूजन रूफ की तरह होता है। तो एक तरीका ये है समझने का कि प्रेमाइस, assumption और कंक्लूजन में क्या रिलेशन है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक नदी है मान लीजिए, ठीक है, एक लॉजिकल गैप है और एक तरफ इसके प्रेमाइस हैं और एक तरफ कंक्लूजन है, तो जो इस एक ब्रिज चाहिए होगा प्रेमाइस से कंक्लूजन को जोड़ने के लिए, वो हमारा assumption का काम करता है। मतलब बिना इस assumption के हम इस प्रेमाइस से कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है देखने का। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हमारा ऐसा ही कुछ काम हो रहा है कि प्रेमाइसेस थे, एजम्पशन को जैसे ही हमने जोड़ा हम प्रेमाइसेस से कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो वो जो लॉजिकल गैप था वो फिल करने का काम किया इस एजम्पशन ने। तो एजम्पशंस को लेके हम कुछ बातें कह सकते हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला, एजम्पशंस ब्रिज करते हैं प्रेमाइस को कंक्लूजन के साथ। ठीक है, एजम्पशन ब्रिज करते हैं
प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि कैसे लॉजिकली प्रेमाइस को कंक्लूजन के साथ जोड़ते हैं। दूसरा, देयर कैन बी मल्टीपल एजम्पशंस, वो भी अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था। देयर कैन बी मल्टीपल एजम्पशंस, एक ही एजम्पशन हो जरूरी नहीं है। तो यूजुअली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक ही करेक्ट एजम्पशन होगा, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास कई ऑप्शंस हैं एजम्पशंस के, तो जो भी अगर आंसर में एक ही करेक्ट है तो हम सिर्फ वही मार्क करेंगे। देयर कैन बी मल्टीपल एजम्पशंस, लेकिन एक ही आंसर चॉइस में दिया होगा तो हम सिर्फ वही मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या कह सकते हैं एजम्पशन के बारे में, कि एजम्पशंस आर नेसेसरी टू रीच द कंक्लूजन। एजम्पशंस ब्रिज करते हैं, मल्टीपल हैं, लेकिन एजम्पशंस आर नेसेसरी। एजम्पशंस नेसेसरी हैं, एजम्पशंस जरूरी हैं, बिना इनके हम कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं सकते, कंक्लूजन वैलिड ही नहीं होगा। लेट्स से अगर आपके पास 2-3 आंसर चॉइसेस हैं और आपको लग रहा है कि यार ये दोनों एजम्पशन हो सकते हैं, तो आप ये करके देखिए कि एजम्पशंस को निगेट कर दीजिए। जैसे ही आप एजम्पशन निगेट करेंगे, चूंकि वो ब्रिज हैं, तो ब्रिज टूटते ही प्रेमाइस और कंक्लूजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पूरा आर्गुमेंट फॉल अपार्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, नॉनसेंस हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है निगेट करने पे आर्गुमेंट के, तो हम समझ जाएंगे, निगेट करने पे एजम्पशन के, तो हम समझ जाएंगे कि ये एजम्पशंस नहीं था। तो एजम्पशन नेसेसरी है। और चौथी चीज, एजम्पशंस आर नॉट सफिशिएंट। Assumptions are necessary but not sufficient. इसकी क्या मीनिंग है? नेसेसरी का मतलब क्या था कि assumptions को होना ही पड़ेगा ताकि प्रेमाइस को कंक्लूजन से जोड़ा जा सके, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, मतलब सिर्फ assumption के होने से ही हम कंक्लूजन को वैलिडेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पिछला एग्जाम्पल लें जिसमें लास्ट ईयर हमारे घर में चोरी हुई थी और सारे प्रेशियस आइटम्स चले गए थे, और इस साल लेकिन हमारा घर सेफ है, तो इसमें एक एजम्पशन था कि इस साल हमने घर में कोई प्रेशियस आइटम रखे ही नहीं है, इसलिए हमारा घर सेफ है, ठीक है। ये एक वैलिड एजम्पशन था और उसकी वजह से हम कंक्लूजन पे भी पहुंच रहे थे कि इसकी वजह से हमारा घर सेफ है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रेशियस आइटम ना भी रखे हों, लेकिन तब भी चोर आए, दूसरे सेट ऑफ चोर आए जो पिछली बार थे उनकी जगह दूसरे आए, और इस बार वो प्रेशियस आइटम की जगह कुछ और चोरी करके ले जाए, तो तब तो हमारा वो कंक्लूजन कि होम सेफ है नहीं रहा ना। तो इसका मतलब एजम्पशंस एजम्पशंस नेसेसरी हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एजम्पशंस के होने से ही हम कंक्लूजन तक पहुंच जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यही वाला अगर फिगर याद करिए कि रूफ है, पिलर्स है और एजम्पशन है, एजम्पशंस होने ही पड़ेंगे ताकि कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, लेकिन सिर्फ अगर एजम्पशन है तो आप कंक्लूजन को कहाँ लेके आएंगे, उसके लिए प्रेमाइसेस भी चाहिए ना। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि आपको कंक्लूजन दिया, एजम्पशन दिया है, लेकिन इस प्रेमाइसेस सही नहीं दिए हैं या कोई और कॉज आ गया जो इसको अंडरमाइन या कमजोर कर दे, ठीक है। तो ये चारों चीजें हम कह सकते हैं एजम्पशंस के बारे में कि वो ब्रिज करते हैं प्रीमाइस के कंक्लूजन के साथ। मल्टीपल एजम्पशंस हो सकते हैं, आंसर में मोस्ट प्रोबेबली एक ही दिया होगा। एजम्पशंस नेसेसरी होते हैं, बिना इनके कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होते, इनके रहने के बावजूद कई बार हमारा आर्गुमेंट वीक हो सकता है। कुछ रॉन्ग आंसर पैटर्न्स देखते हैं जो यूजुअली ऑप्शंस में दिया होता है, जिनको हमने बहुत ही केयरफुली देखना होता है, अदरवाइज हम उन्हीं को सही आंसर मार्क कर देंगे। तो ऐसे ही पहला रॉन्ग पैटर्न जो होता है वो होता है नो टाई टू द कंक्लूजन। एक ऐसा ऑप्शन चॉइस जो बहुत ही अच्छा लगे दिखने में, जो लगे कि बहुत ही वैलिड है, लेकिन उसका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है।
जैसे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, बर्गलरी वाला जो एग्जाम्पल था, अगर हम उसमें कहें कि एक ऑप्शन चॉइस हमारा ऐसा है, मान लीजिए ऑप्शन चॉइस सी, वो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द प्रेशियस आइटम्स in my home last year were in the form of paintings. प्रेमाइस हमारी क्या थी कि लास्ट ईयर प्रेशियस आइटम्स स्टोलन, ठीक है। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन था कि होम इज सेफ दिस ईयर। अगर आप इसमें ये एजम्पशन फिट कर दें कि मोस्ट ऑफ द प्रेशियस आइटम्स वर पेंटिंग्स, तो अब आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ पढ़िए। लास्ट ईयर प्रीशियस आइटम्स वर स्टोलन, precious items were paintings, therefore home is safe this year। ये सेंस बना रहा है? ये सेंस नहीं बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन दो इसमें कुछ कुछ चीजें हमारे आर्गुमेंट से भी सेम उठा ली गई, प्रीशियस आइटम्स, होम्स, लास्ट ईयर, लेकिन फिर भी ये सेंस नहीं बना रहा है, नॉनसेंस है ये। तो इस टाइप के हमें रॉन्ग आंसर पैटर्न्स जो हो सकते हैं वो ऑप्शन चॉइसेस में मिलते हैं कि उनका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें वर्ड्स तो सेम आ जा रहे हैं लेकिन उनका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है। तो उन आंसर चॉइसेस से हमें बच के रहना होता है, ठीक है। जो दूसरा रॉन्ग आंसर पैटर्न होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो दूसरे वाले को हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई थिंग्स कोरिलेटेड है, correlated but only one is causing other, मतलब कि अगर कोई दो चीजें एक साथ घटित हो रही हैं और उनमें से एक ही दूसरे की होने की कॉज है, मतलब उसके कारण ही दूसरी चीज हो रही है, तो रॉन्ग आंसर पैटर्न में ये दिया सकता है कि दूसरे के कारण पहला हो रहा है। तो इस टाइप के आंसर चॉइसेस को भी आपको बहुत ध्यान से एलिमिनेट कर देना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इस टाइप के आंसर पैटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक दूसरा रॉन्ग आंसर चॉइस अपीयर कर सकता है। इसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं कि कोरिलेटेड बट ओनली वन इज कॉजिंग द अदर। मतलब अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड का मतलब होता है कि दो चीज एक साथ घटित हो रही हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट कंट्रीज विद बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम हैव हायर जीडीपी। मतलब कि जो कंट्रीज जिसमें अच्छा एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम है वहां पे जीडीपी भी हाई होती है, ऐसा पाया गया है। तो ये जो दो घटनाएं हैं, दो इवेंट्स हैं कि बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम और हायर जीडीपी, ये दोनों साथ साथ हो रही हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यूएसए एक कंट्री है। अगर यूएसए में बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम है तो पाया गया कि वहाँ जीडीपी भी हाई है। सिंगापुर में भी जीडीपी हाई है और वहाँ पे भी हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। जापान में भी यही है। तो यूजली इस टाइप से पाया गया है कि जहाँ जहाँ ये हो रहा है वहाँ वहाँ ये भी है, ठीक है। तो therefore it could be concluded that better healthcare, better education and healthcare system leads to high GDP of the country। तो ऑथर कहता है कि अगर इस चीज को मैं x कह दूं और इस चीज को y कह दूं, ठीक है, तो ऑथर ये कहता है कि कंक्लूजन, अगर शॉर्ट नोट में बना रहा हूं तो कंक्लूजन ये कहता है कि बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम लीड्स टू हाई जीडीपी ऑफ द कंट्री। मतलब कि x लीड्स टू y,
बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर लीड्स टू हाई जीडीपी, ये ऑथर कहना चाह रहा है। और रॉन्ग आंसर चॉइस में क्या लिखा है, हाई जीडीपी लीड्स टू बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि y लीड्स टू x। ये तो जस्ट कंक्लूजन का अपोजिट कह दे रहा है असम्पशन यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो वीकेंड कर दिया इस चीज को। तो इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत होती है कि किसी क्वेश्चन में अगर कोई कोरिलेशन है, ये इस टाइप की चीजें हैं, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, कि दो चीजें साथ साथ घट रही हैं, लेकिन क्या उनके साथ घटने में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं या उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर इस टाइप की दो चीजें होती हैं और एक चीज दूसरी चीज को कॉज करती है, तो रॉन्ग आंसर चॉइस में दूसरी पहले को कॉज करने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर चॉइसेस में हमें बहुत केयरफुल होना है। चलिए अब तीसरा रॉन्ग आंसर पैटर्न देखते हैं कि वो क्या होता है। इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर आपको समझाना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी केयरफुल विथ परसेंटेजेस एंड नंबर्स। जहाँ भी नंबर्स आए, परसेंटेज आए, तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए कि क्या कहना चाह रहा है। और क्वांटिफायर्स के साथ, तो जहाँ भी परसेंटेज नंबर्स या क्वांटिफायर्स हैं तो हमें मतलब थोड़ा केयरफुल हो जाना है कि क्या बात हो रही है। क्वांटिफायर्स कैसे होते हैं, जो हमने लास्ट फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था, ऑल, सम, मोस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एक रॉन्ग आंसर चॉइस अपीयर करता है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है इस तीसरे रॉन्ग आंसर पैटर्न को समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि ये आर्गुमेंट क्या कहता है। 70% ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। 70% इंडिया जो है पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ऑफ दिस 70% ओनली 0.1% इज एबल टू अफोर्ड मोबाइल रिचार्जेस। इस 70% पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.1% जो है वो मोबाइल रिचार्ज अफोर्ड कर सकते हैं। Thus, government should not ask cell companies to put a cap on minimum recharge amount. मतलब इसलिए हमारी सरकार को जो सेलुलर कंपनीज हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि जो मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है वो आप तय कर दो कि हाँ 50 रुपये होना है या 100 रुपये ही होना है। वो कुछ भी फ्री है कुछ भी रखने के लिए। और एक आंसर चॉइस ऐसा दिया है कि ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस डिसीजन। सिर्फ थोड़े ही लोगों को ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये चीज नहीं लागू करनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 70% ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और इस 70 का सिर्फ 0.1% ही है जिनको ये डिसीजन अफेक्ट करेगा। लेकिन आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन अगर 1 बिलियन भी हम मान के चलें अप्रोक्सीमेटली, जो कि इससे ज़्यादा है एक्चुअली में, तो भी ये जो अमाउंट है फिगर है 0.1% ऑफ 70% ऑफ 1 बिलियन, ये भी मिलियंस में आएगा। मतलब लाखों में ऐसे लोग होंगे। तो ये कहना कि सिर्फ चंद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, ये गलत है। ठीक है, अगर लाखों में भी लोग हैं तो वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल नहीं है, वो 5-6 लोग नहीं है, यहाँ पे वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो कभी इस टाइप से अगर आंसर चॉइसेस आए जहाँ पे क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, परसेंटेज नंबर्स, सम, मोस्ट, ऑल, तो भी हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमने देखा अपना थर्ड रॉन्ग आंसर पैटर्न टाइप्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जीमैट ऑफिशियल गाइड 2021 से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में इस पे जो क्वेश्चन स्टेम और जो आंसर चॉइसेस हैं वो लिखने वाला हूँ। इसमें ये जो शमन्स है इसको आप हिंदी में ओझा कह सकते हैं। ठीक है, और ये एमक पीपल, कुछ ये जहाँ से भी एग्जाम्पल लिया है उसमें किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका क्या नाम है, बस आप जान लीजिए एमक ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मैं आपको शो करता हूँ क्वेश्चन स्टेम और आंसर चॉइसेस। ये है क्वेश्चन स्टेम और ये हैं आंसर चॉइसेस। तो इसको भी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके पास है आर्गुमेंट और आपके पास है
क्वेश्चन स्टेम अलॉन्ग विथ आंसर चॉइसेस। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर पाते तो कोई टेंशन नहीं है। हम अगले कुछ सेकंड्स में देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप होता है हमारा रीड द पैसेज एंड मेक शॉर्ट नोट्स। क्या है स्टेप 1 जो था अपना, रीड पैसेज एंड मेक शॉर्ट नोट्स। तो मेरे पास ये पैसेज मैं अपना पढ़ता हूँ और फिर उससे नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। रिसर्चर्स होप टू फाइंड क्लूज अबाउट द एमक पीपल हु लिव्ड इन द कैम्टा रीजन अबाउट थाउजेंड्स ईयर्स अगो बट हु लेफ्ट फ्यू ऑब्वियस ट्रेसेस। मतलब क्या करना चाह रहे हैं? लेट्स से रिसर्चर्स को मैं आर से डिनोट करता हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए। रिसर्चर्स होप टू फाइंड क्लूज अबाउट एमक पीपल, ठीक है, अबाउट एमक जो कि कैम्टा रीजन में रहते थे 1000 ईयर्स अगो। ये लिव्ड कहाँ पे? कैम्टा और 1000 ईयर्स अगो, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है रिसर्चर्स प्लान टू हैड द फ्यू रिमेनिंग shamans ऑफ द मॉडर्न डे people who are believed to be descended from Amak to lead them to ancestral sites that may be the remains of this or this. तो हम ये कह सकते हैं कि researchers plan to hire shamans and these shamans एंड जो अपना एमक से डिसेंड हुए हैं शमन्स, ठीक है। हाँ, ये जो शमन्स थे, शमन्स को मैं एस कर देता हूँ शॉर्ट में, वर टॉट लोकेशन ऑफ साइट्स जो कि हमारी क्या हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं या सेरेमोनियल स्पेसेस हो सकते हैं, ठीक है। और टॉट लोकेशन ऑफ साइट्स व्हेन एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, ठीक है। And they know all customs of this region, of this K region, ठीक है। तो ये हमने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो अगर मैं ये दोबारा आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये मैंने नोट्स में क्या लिखा है। रिसर्चर्स होप टू फाइंड क्लूज अबाउट एमक पीपल, मतलब रिसर्चर्स लोग खोज रहे हैं एमक लोगों के बारे में कुछ क्लूज कि ये लोग कहाँ रहते थे। और ये जो एमक पीपल है ये इस पर्टिकुलर रीजन में 1000 ईयर्स पहले रहते थे। और फिर ये कह रहा है कि इनको खोजने के लिए इन्होंने प्लान बनाया कि शमन्स हायर करेंगे, इनको हिंदी में ओझा कहते हैं, ठीक है। और ये एमक पीपल जो हैं उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं या शमन्स, ठीक है, जिनको वो हायर करेंगे। और इन शमन्स के बारे में कहा गया है कि इनको इन लोकेशन, मतलब इन साइट्स की लोकेशन पढ़ाई गई थी जब वो उनकी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब चूंकि ये लोग स्पिरिट से बातें करते हैं, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि इनको ट्रांस स्टेट में गुड बैड जो भी स्पिरिट्स होती हैं उनसे ये बात करते हैं। तो इन ट्रेनिंग में इन लोगों को इस टाइप की लोकेशन भी पता होती है, ऐसा माना गया है। तो ये इन्हीं के थ्रू, इनकी मदद से उन लोकेशंस को पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये है रिसर्चर्स का पूरा प्लान। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप, ठीक है। तो वो हमने देखा था कि क्वेश्चन टाइप डायरेक्टली एजम्पशन उसमें लिखा था, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन ऑन विच दिस प्लान डिपेंड्स, राइट। तो स्टेप 2 था
क्वेश्चन टाइप पता करना, तो वो हमें पता चल गया एजम्पशन टाइप है, आइडेंटिफाइंग द एजम्पशन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि देखिए एजम्पशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आंसर चॉइस पे आने के पहले एक बार हम खुद से भी अपने एजम्पशंस कुछ खोजने की कोशिश करते हैं कि पैसेज में कहाँ कहाँ एजम्पशंस हैं। तो देखिए कुछ अपने एजम्पशंस लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ये आंसर चॉइसेस में मिल गया तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि उनको पिक किया जा सके। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिसर्चर्स होप टू फाइंड क्लूज। ठीक है, रिसर्चर्स प्लान टू हायर शमन्स। तो एक तो बात है कि शमन्स है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि शमन्स एग्जिस्ट, एक तो ये भी चीज है। दूसरी बात देखिए कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एमक से ही शमन्स डिसेंड हुए थे, तो इसको हम एजम्पशन नहीं मानते, ये गिवन ही है। तो एजम्पशंस क्या है कि शमन्स आज भी हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि शमन्स want to help researchers। भाई ये प्लान तो तभी काम करेगा अगर शमन्स हेल्प करेंगे रिसर्चर्स की, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया these shamans remember the location of such sites। ठीक है, remember लोकेशन ऑफ साइट्स। अगर इनको ये चीजें याद हैं तभी तो वो हेल्प करेंगे। मान लीजिए शमन्स हैं भी और वो हेल्प भी करना चाहते हैं, पर अगर उनको याद ही नहीं है ट्रेनिंग का, भूल गए सब, तो फिर वो हेल्प कैसे करेंगे। तो ये भी एक एजम्पशन की फॉर्म है कि शमन रिमेंबर द लोकेशन ऑफ सच साइट्स। और भी ऐसे एजम्पशन हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों से ही अपना काम अभी फिलहाल काम चलाते हैं और आगे डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर चॉइसेस पे। और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, पीओई स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो पहला आंसर चॉइस क्या था वो पढ़ते हैं। द रिसर्चर्स हैव रिलायबल एविडेंस दैट द एमक ऑफ 1000 years ago built important ceremonial spaces। ये बहुत ही टेम्पटिंग आंसर चॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड्स रिसर्चर आ रहे हैं, एविडेंस आ रहा है, एमक आ रहा है, 1000 years ago आ रहा है, बिल्ट इंपॉर्टेंट सेरेमोनियल स्पेसेस। तो क्या ये हमारा एजम्पशन है कि रिसर्चर्स हैव एविडेंस दैट एमक बिल्ट सेरेमोनियल स्पेसेस? तो एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है कि हमारा वर्ड यूज हो रहा है सेरेमोनियल स्पेसेस, और हमने बात अभी देखा था कि सेरेमोनियल स्पेसेस और बिल्डिंग्स दोनों हो सकती हैं एज ए पार्ट ऑफ साइट। तो वो कह रहा है कि रिसर्चर्स के पास एविडेंस है कि रिसर्चर्स के पास एविडेंस है कि एमक ने ये सेरेमोनियल स्पेसेस बिल्ड किए थे। मान लीजिए हम इसको निगेट कर दें एक बार को कि रिसर्चर्स के पास एविडेंस नहीं है कि सेरेमोनियल स्पेसेस बिल्ड किए थे, तो क्या पता उन्होंने बिल्डिंग बिल्ड्स की थी, बनाई थी, तो भी तो ये ट्रू रहेगा। इसमें तो सिर्फ एक पार्ट के ही बारे में कहा है। तो इस टाइप के बहुत टेम्पटिंग आंसर्स हो सकते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया अपना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, सेरेमोनियल स्पेसेस, और दूसरा वो कह रहा है कि हैव एविडेंस। एविडेंस है कि नहीं इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एजम्पशन नहीं है ऑथर की कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। कंक्लूजन ये है कि ये जो उसका प्लान है ये हेल्पफुल होगा उन एमक के बारे में पता लगाने के लिए, उनकी साइट्स के बारे में। ठीक है, तो इसको हम रूल आउट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। द शमन्स हैव ए रीजनेबली एक्यूरेट मेमोरी ऑफ सच एमक साइट्स दे लर्नड अबाउट एट यूथ्स। ये तो हमने जो एजम्पशन सोचा था कि शमन्स कैन एक्चुअली रिमेंबर बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। अगर वो रिमेंबर ही नहीं कर सकते तो वो नहीं होगा। तो ये तो वही कह रहा है जो हमने एज्यूम किया था, राइट? तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। अभी इसको रखते हैं, आगे आंसर चॉइसेस पढ़ते हैं। कैम्टा शमन्स आर जनरली हेल्ड इन हाई स्टीम फॉर द ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये एजम्पशन तो नहीं होगा, मतलब इन शमन्स को हाई स्टीम में रखा जाता है, इससे क्या लेना देना कंक्लूजन का?
अगर हाई स्टीम में नहीं भी होते लेकिन वो हेल्प कर सकते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखते हैं डी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल आर लाइकली टू बी एबल टू फाइंड सम साइट्स इजीली। ओ, ये तो एक अल्टरनेट पाथ दे रहा है सेम कंक्लूजन तक पहुंचना। मतलब रिसर्चर्स मेनली फाइंड करना चाहते हैं ऐसी साइट्स, उनके लिए शमन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही पता कर सकते थे तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो फिर वीकेंड कर दिया अपने कंक्लूजन को। तो एजम्पशन जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेंथन करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वीकेंड नहीं करते। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ई पे आते हैं, मोस्ट और ऑल एमक साइट्स आर लाइकली टू बी फाउंड विद इन द कैम्टा रीजन। ये कह रहा है मोस्ट। ठीक है, अब इस टाइप के जहां भी क्वांटिफायर आते हैं, मैंने आपसे कहा था बहुत समझ के काम करिएगा। मोस्ट और ऑल, ठीक है, ज्यादातर या सभी। मोस्ट के लिए होता है ग्रेटर देन 50%, ऑल होता है 100%। तो ये कह रहा है मोस्ट और ऑल कैम्टा रीजन्स एमक साइट्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन विद इन द कैम्टा रीजन। तो ग्रेटर देन 50%, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि 50% से ज्यादा ही उस साइट्स में हो। अगर एक भी मिल जाता है तो भी तो अपना प्लान सक्सेसफुल है। तो ये मिसलीडिंग चीजें हैं, इन पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज हमें एक साइट भी मिल गई तो ये जो उसका कंक्लूजन है कि सही है। शमन्स की हेल्प से उसने साइट्स निकाल ली, यही उनका मतलब मेन मोटिव था। ग्रेटर देन 50% मिले या सभी के सभी साइट्स मिले हैं ही इस कैम्टा रीजन में, इससे हमें क्या मतलब है। एटलीस्ट जब तक एक साइट मिल रही है ग्रेटर देन 1, वी आर गुड। तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमने जो मार्क करके रखा था प्रोबेबल, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो सेम GMAT ऑफिशियल गाइड से ही लिया गया है। इसका आर्गुमेंट मैंने यहाँ लिख दिया है और अभी मैं फिर क्वेश्चन स्टेम और आंसर चॉइसेस लिखता हूँ। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है क्वेश्चन स्टेम और ये हैं इनके आंसर चॉइसेस जो अभी हमने आर्गुमेंट देखा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और आर्गुमेंट को और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ अपने नोट से पढ़ रहा हूँ, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला स्टेप होता है रीड पैसेज एंड मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो हमारा सिटी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हैज बजट शॉर्टफॉल। ठीक है, उनके पास बजट में कुछ कमी हो गई है। दूसरा प्रेमाइस है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट जो है इस बजट शॉर्टफॉल का एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट है एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इफ नो एक्शन इज टेकन, अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा कि जो सर्विस है हमारी विल बी कट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कट कर दी जाएगी और पीपल विल लूज जॉब्स। ठीक है, पीपल एम्प्लॉइज विल लूज द जॉब्स। तो ऑथर का कंक्लूजन क्या है कि एम्प्लॉइज यूनियन should accept the cut in retirement benefits। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट नोट्स हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप। ये हमें पता है डायरेक्टली से पूछा गया व्हाट्स अजम्पशन। तो चलिए कुछ अजम्पशंस अपने से बनाने की कोशिश करते हैं। एक अजम्पशन क्या हो सकता है, एक अजम्पशन तो ये हो सकता है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है और इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो एक अजम्पशन तो यही है कि
no other thing is fastest growing other than retirement benefits दूसरा क्या assumption हो सकता है? कंक्लूजन कहता है कि एम्प्लॉय यूनियन शुड एक्सेप्ट द कट। तो एम्प्लॉय यूनियन को अगर ये कट एक्सेप्ट करना है तो इससे क्या हो जाएगा? क्या हमारा जो बजट शॉर्टफॉल है वो कम हो जाएगा? अगर हो जाएगा तब तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेनिफिट्स में कट लेके। तो एक अजम्पशन तो यही हो गया, ठीक है। एक्सेप्टिंग कट will solve the problem of shortfall in budget। देखिए, प्रेमाइसिस कह रहा है कि सिटी के पास बजट शॉर्टफॉल है और जो सबसे उसमें बड़ा कंपोनेंट है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो सबकी जॉब चली जाएगी, सर्विस बंद हो जाएगी, इसलिए एम्प्लॉय यूनियन को ये कट लेना चाहिए। तो एक assumption तो हमने ये देखा कि इसके अलावा कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपोनेंट नहीं है। मान लीजिए कुछ और होता, ठीक है, तो फिर इसको करके कोई फायदा ही नहीं था। इसका मतलब यही है। दूसरा कि अगर यूनियन कट मतलब एम्प्लॉयज कट ले लेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट में तो इससे शॉर्टफॉल कम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तब तो फिर ये कंक्लूजन ही नहीं ट्रू रहेगा, कंक्लूजन सच हो ही नहीं सकता। तो ये दो हमारे एजम्पशन हो गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आंसर चॉइसेस के साथ और देखते हैं कैसे एक एक करके एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे आंसर चॉइसेस यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लिए हैं, ओरिजिनली में 5 थे पर एक मैंने हटा दिया ब्रेविटी के लिए। तो पहला वाला कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयज यूनियन शुड नॉट एक्सेप्ट कट इन बेनिफिट्स इफ डूइंग सो वुड नॉट बी इन द एम्प्लॉयज बेस्ट इंटरेस्ट। ये तो कंक्लूजन से लेना ही नहीं देना नहीं है। कंक्लूजन तो कह रहा है कि अगर वो कट एक्सेप्ट कर लेंगे तो इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बेस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस आर्गुमेंट को, इस आंसर चॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है द ओनली फिजिबल वे फॉर द एजेंसी टू रिजॉल्व द बजट शॉर्टफॉल वुड इन्वॉल्व कटिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड एलिमिनेटिंग जॉब। देखिए, ये एक ऑल्टरनेट पाथ दे रहा है हमारा कि बजट शॉर्टफॉल को कम करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कट कर दें और जॉब से हटा दें तो भी शॉर्टफॉल हट जाएगी। तो ये तो एक ऑल्टरनेट तरीका दे दिया ना, जो हमारा ओरिजिनल आर्गुमेंट था कि रिटायरमेंट बेनिफिट की में कमी से हम इसको कम कर सकते हैं, इसने तो एक दूसरा तरीका दे दिया। तो ये हमारा जो कंक्लूजन था उसको वीक कर रहा है। कंक्लूजन ये था कि रिटायरमेंट बेनिफिट में कट लेने की वजह से बजट शॉर्टफॉल कम हो जाएगा या इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसने कहा नहीं, एक दूसरा तरीका है जिसकी वजह से ये हो जाएगा। तो हमारा तो कंक्लूजन वीक हो गया, इसका मतलब ये अजम्पशन नहीं है। तीसरा देखते हैं, other things being equal it is in the transportation employees interest। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, cutting the retirement benefits would help resolve the agency's budget shortfall। यही तो हमने एक assumption सोचा था, exactly यही चीज कि cutting the benefits would help resolve। अगर बेनिफिट्स में कट लिया गया तो उसकी वजह से शॉर्टफॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और यही तो कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा, ठीक है। इसको अभी हम रखते हैं क्योंकि हमें सारे आंसर चॉइसेस पढ़ने चाहिए। और लास्ट वाला कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयज यूनियन विल नॉट एक्सेप्ट कट इन बेनिफिट्स इफ डूइंग सो विल नॉट अलाउ मोर एम्प्लॉयज टू कीप द जॉब। ये भी इसका कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी हम रूल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यही सही आंसर बचा, ठीक है।